अब देखो, कारक प्रकरण की बात चल रही थी। कल आप लोगों ने, आज अपनी तीसरी क्लास है, पहली क्लास में आपने जो कारक है उस कारक का सामान्य परिचय पढ़ा। फिर दूसरी क्लास में आपने जो कर्ता कारक है और जो कर्म कारक है उसके ऊपर चर्चा की। आज अपन जो करण कारक है वहां से कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आप अपना पढ़ाई का तुम टाइम भी बढ़ा दो, तुमको पता है 30 जून को हमारा पेपर है ना। तो आज अपन करण कारक की बात करते हैं और यहीं से क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं करण कारक। अभी अब इसको एक बार ढंग से समझना। जब आप कारक पढ़ लोगे उसके पश्चात आपको जो समास पढ़ने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। देखो, करण कारक क्या है इसको एक बार समझ लो, इसके बाद अपन आगे इसको लिखाएंगे भी और पढ़ाएंगे भी। देखो बेटा, इसमें करण कारक में है क्या, ये जो करण है इस करण का जो शाब्दिक अर्थ होता है, करण का शाब्दिक जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, साधन। करण का शाब्दिक अर्थ होता है साधन। क्या होता है, साधन। अब जो कर्ता है, क्या है, कर्ता। कर्ता अपनी क्रिया को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे अपन करण कारक कहते हैं। करण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, साधन। अर्थात अर्थात कर्ता अपनी क्रिया को करने के लिए, कर्ता अपनी क्रिया को करने के लिए, क्रिया को करने के लिए, करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है, इस साधन का प्रयोग करता है, प्रयोग करता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक कहते। परिभाषा देख लो एक बार अच्छे से, एक बार अपने साथ बोलो, उसे करण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं, उसे करण कारक कहते हैं। अब परिभाषा सब याद कर लो एक बार। करण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, साधन। कर्ता अपनी क्रिया को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे अपन क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। अब ये जो करण कारक है इसमें इसकी जो मूल विभक्ति है, कौन सी विभक्ति, मूल। तो मूल विभक्ति है वो तो कौन सी है, से। कौन सी है, से। लेकिन इस से विभक्ति चिन्ह के अलावा एक इसमें के साथ, क्या बेटा, के साथ, के माध्यम, कौन सा, के माध्यम, के द्वारा, के द्वारा इन विभक्ति चिन्हों का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। परिभाषा एक बार फिर सुन लो। करण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, साधन। कर्ता अपनी क्रिया को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं, करण कारक। करण कारक में ये जो से विभक्ति चिन्ह है, कौन सा चिन्ह बेटा, से विभक्ति चिन्ह। इस से विभक्ति चिन्ह के अलावा एक क्या आता है इसमें, के साथ, एक क्या आता है, के माध्यम, और एक क्या आता है, के द्वारा। इन विभक्ति चिन्हों का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये इसके क्या हो गए कि परिभाषा हो गई। अब अपन इस पे जब आगे चलते हैं तो देखो इसके उदाहरण देखते हैं अपन। जैसे मैं उदाहरण दूं कि अदिति कलम से लिखती है, कलम से लिखती है। वैसे सोनिया समाचार के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, माध्यम से सूचना प्राप्त करती है, सूचना प्राप्त करती है, करती है। वैसे एक उदाहरण है, रचना बस के माध्यम से, बस के माध्यम से अलवर जाती है, अलवर जाती है। एक उदाहरण है,
अनुष्का चटनी के साथ अनुष्का चटनी के साथ रोटी खाती है, रोटी खाती है। अब देखो एक बार इसको पुनः रिवाइज कर लो। करण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साधन। कर्ता अपनी क्रिया को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? करण कारक। करण कारक में से विभक्ति चिन्ह के अलावा कौन कौन से चिन्ह आएगी? के साथ, के द्वारा। परिभाषा याद होगी अच्छे से? ठीक है। अब देखो कर्ता अपनी क्रिया को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है, किसका बेटा? जिस साधन का प्रयोग करता है उसे अपन क्या कहते हैं? कर्ता अपनी क्रिया को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं। करण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साधन। अब देखो इसमें ये अदिति क्या है? करता है ना। दिखती क्या है? इसमें क्रिया है। से इसमें क्या है? विभक्ति चिन्ह। क्या है? विभक्ति चिन्ह। कलम इसमें क्या है? साधन। क्या है? साधन। अब देखो आपने ये पढ़ रहे थे कि कर्ता अपनी क्रिया को करने के लिए क्या करता है बेटा? जिस साधन का प्रयोग करता है उसे अपन क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। अब सुनिए मेरी बात। अब एक से पूछो, बताना। सोनिया समाचार के माध्यम से सूचना प्राप्त करती है, तो इसमें साधन क्या है? समाचार। समाचार क्या है इसमें? साधन। के माध्यम क्या है? विभक्ति चिन्ह। सोनिया क्या है इसमें? और सूचना इसमें क्या है? अब देखो इसके अंदर क्या आ गया? के माध्यम, विभक्ति चिन्ह आ गया और साधन क्या आ गया? बस। रचना क्या है? अनुष्का क्या है? और इसमें साधन क्या है? चटनी। क्या है? चटनी। और के साथ क्या है? विभक्ति चिन्ह। परिभाषा क्लियर? कर्ता अपनी करण का शाब्दिक अर्थ होता है साधन, अर्थात कर्ता अपनी क्रिया को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे अपन करण कारक कहते हैं। करण कारक में से विभक्ति चिन्ह के अलावा के साथ, के माध्यम, के द्वारा इन विभक्ति चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। परिभाषा लिखो। हेडिंग बना लो करण कारक। 3 नंबर डालो और लिखो करण कारक। करण कारक हेडिंग बना लो और लिखो। हाँ आराम से निकाल लो। तुम है ना सबके सब बच्चे बहुत ही सिंसियर हो, टोटल क्लास ही बहुत अच्छी है। हाँ ये मेरे को आज पता पड़ा है। लिखिए करण का शाब्दिक अर्थ होता है साधन। करण का शाब्दिक अर्थ होता है साधन, अर्थात अर्थात कर्ता अपनी क्रिया को करने के लिए, अर्थात कर्ता अपनी क्रिया को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है, जिस साधन का प्रयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं। उसे करण कारक कहते। कर्ता अपनी क्रिया को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे अपन करण कारक कहते हैं। परिभाषा हो गई। अब एक लाइन छोड़ो और फिर एक लाइन से लिखो। तो करण कारक में से विभक्ति चिन्ह के अलावा, करण कारक में से विभक्ति चिन्ह के अलावा के साथ, के माध्यम, करण कारक में से विभक्ति चिन्ह के अलावा के साथ, के माध्यम, के द्वारा इन विभक्ति चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। इन विभक्ति चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है।
से विभक्ति चिन्ह के अलावा के साथ, के माध्यम, के द्वारा इन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और जैसे करके उदाहरण उतार लो, चारों के चारों उदाहरण उतार लो, पता चल जाएगा आपको। और पढ़ाई अच्छे से करो बेटा, पेपर नजदीक आ गए बिल्कुल। अब पेपर बिल्कुल नजदीक आ गए, अच्छे से पढ़ाई करो। लिख लिए? देखिए, अब अपन आगे चलते हैं। करण कारक आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। करण कारक में किसी को दिक्कत है क्या? अब नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, दिक्कत है कुछ करण कारक में? पीछे वाले किसी दिक्कत है भाई ना? वो तो बोल देना ना। चले आगे अब संप्रदान कारक में चलते हैं। अब देखिए, 4 नंबर रेडी बना लो और लिखो संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, देखो अब सुनना, अच्छे से सुनना एक बार। ये जो संप्रदान है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है देना। क्या होता है? देना। कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है उसे अपन संप्रदान कारक कहते हैं। और संप्रदान कारक में के लिए, ये जो के लिए विभक्ति चिन्ह है, इसके लिए विभक्ति चिन्ह के अलावा, विभक्ति चिन्ह के अलावा, चिन्ह के अलावा एक आता है इसमें के वास्ते। क्या आता है? के वास्ते। एक आता है इसमें के वास्ते, के वास्ते। एक आता है इसमें के हेतु। इन विभक्ति चिन्हों का इसमें क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। इसमें संप्रदान कारक में क्या आता है? तो के लिए आता है, एक क्या आता है? के वास्ते, एक क्या आता है? के हेतु। के लिए जो विभक्ति चिन्ह है वो तो इसकी मूल विभक्ति है ही है, इसके साथ साथ में क्या आएगा? के वास्ते और के हेतु। अब देखो, अपन इसकी परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा की बात करते हैं। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, परिभाषा लिखिए। संप्रदान का, संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, अर्थ होता है साधन। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है साधन। सॉरी, संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना, अर्थात, अर्थात कर्ता जिसके लिए, जिसके लिए क्रिया करता है, क्रिया करता है, उसे संप्रदान
उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उसे संप्रदान कारक कहते हैं। परिभाषा लिख लो आराम से। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है उसे अपन क्या कहते हैं, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उसे संप्रदान कारक कहते हैं। परिभाषा लिख ली। अच्छा, वैसे मैं आप तुमसे पूछूं, करण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साधन। करण कारक में कौन कौन से विभाजन आते हैं? से, के साथ। शाबाश, बहुत अच्छे पढ़ रहे हो तुम। अब देखिए, अब एक बार 4 नंबर पहले समझ लेना, उसके बाद हमारा बता लेना। जैसे मैं एक उदाहरण लिखूं कि राधिका राधिका नौकरी के वास्ते पढ़ती है। राधिका नौकरी के वास्ते पढ़ती है। जैसे एक उदाहरण है, मोहन दर्शन के लिए मंदिर जाता है। मंदिर जाता है। पीछे देखो, जैसे सोहन मोहन के हेतु विद्यालय जाता है। विद्यालय जाता है। अब देखो, तुमने परिभाषा लिखी कि संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है उसे अपन संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में के लिए, के वास्ते, के हेतु इन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, अब इसमें ये क्या है, इसमें देखो ये क्या है, राधिका। क्या है? राधिका। तो राधिका इसमें क्या है? करता है ना। अच्छा, पढ़ती है, ये इसमें क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया। अच्छा, के वास्ते क्या है इसमें? विभक्ति चिन्ह है। के वास्ते क्या है? विभक्ति चिन्ह। अब मुझे बताओ, ये जो राधा है ये क्रिया किसके लिए कर रही है? किसके लिए? नौकरी के लिए। तो नौकरी इसमें क्या जाएगा? संप्रदान। नौकरी क्या आएगा इसमें? संप्रदान आ जाएगा। नौकरी क्या जाएगा इसमें? संप्रदान आ जाएगा। अब आप लोग इसको देखो, मोहन इसमें क्या है? करता है। और के लिए इसमें क्या है? दाता। इसमें क्या है? दर्शन क्या होगा इसमें? संप्रदान। नौकरी क्या हो गई? मोहन क्या है? दाता क्या है? अब ये सोहन क्रिया किसके लिए कर रहा है? और के लिए क्या गई? विभक्ति चिन्ह। तो संप्रदान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देना। कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में के लिए, के वास्ते, के हेतु इन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। क्या? हाँ, अब लिखो नीचे इसके उदाहरण लिखना। अभी अगले लाइन से लिखो। संप्रदान कारक में के लिए, संप्रदान कारक में के लिए, के वास्ते, के हेतु इन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। लिख लिया? के लिए, के वास्ते, के हेतु।
इन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और उतार लो। तीन दोनों उतार लो आराम से। उतार लिए? उतार लो बेटा, आराम से उतार लो। लिख लिए बेटा? कल याद है? देखो, तुम एक जैसे अपन अपना दूसरा टॉपिक चल रहा है, हर टॉपिक को बड़े अपन आसानी से सरलता से पढ़ा रहे हैं। तुम घर पे जाकर के जितने भी पढ़ाते हैं ना, सुबह से पढ़ते हो तुम 1 बजे तक, सबका घर जा करके सब थोड़ा बहुत खाना वाना खा के आराम करके उसका रिवाइज करो, ठीक है ना? सोना बहुत जरूरी है। अब बगल में कोई डीजे बज रही तो बात अलग है, सोना जरूरी है। देखो, हाँ, डीजे बज रहे हो तो अब जैसे चक्कर ये है, आजकल के बच्चों को डांस बहुत अच्छा लगता है, तो डीजे बज रहा है, अब बुक हाथ में रखी है तो अब खुद भी हिल रहा है, तो वो बज रहा है उधर को, तू उधर हिल रही है भाई, है ना? तो एक बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, जैसे कुर्सी बैठे हैं, उसका मनपसंद गाना चल रहा है तो पैर हिलने लग जाएगा ऐसे ऐसे, है ना? अच्छा, बहुत सारे क्या होते हैं, जैसे कोई डांस कर रहा है डीजे पे, तो उनकी मन में क्या फीलिंग चलती है, यार कोई मेरे धक्को दे दे तो मैं भी डांस कर लूँ। हाँ, वो से मन रहता है जैसे हाँ भाई तू आजा, अरे रुक 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 1 मिनट ना, मैं ना आया देखू ना, फिर अब वो सोच रहा है कोई मेरे धक्को दे और मैं डांस करूं। सबकी फीलिंग्स रहती है अलग अलग, कर लिया करो वैसे ही। देखो, 5 नंबर डालो और लिखो अपादान कारक। अपादान कारक, अपादान कारक। अब भाई जैसे कहीं जाते हैं, डांस करना पड़ जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है ना? देखो, अपादान को सुन लो एक बार, उसके बाद लिखा पूरे को। देखो, ये जो अपादान है, इस अपादान का जो शाब्दिक अर्थ होता है, अपादान का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है अलग होना। क्या होता है? अलग होना। अपादान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलग होना। अर्थात जब एक संज्ञा, जब एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से अलग होती है, संज्ञा से अलग होती है, होती है, तो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक कहते। अब देखो, जो अपादान कारक है, उस अपादान कारक की जो मूल विभक्ति है ना, वो कौन सी है? से। अब तुम देख लो ऊपर से विभक्ति कर्ता कारक में भी आई है, से विभक्ति कर्म कारक में भी आई है, से विभक्ति करण कारक में भी आई है, और से विभक्ति किस में आ रही है? अपादान कारक में। अच्छा, आएगी कब कब अब बता देंगे अपन, इस कारक को पढ़ के अपादान को। जैसे मैंने बताया आपको कि अपादान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलग होना। अर्थात जब एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से क्या होती है? अलग, तो उसे अपन अपादान कारक कहते हैं। और अपादान कारक में कौन सी विभक्ति आती है? से। जैसे मैं वो हाथ से पेन छूट गया तो क्या हो गया? अलग। अब हाथ अलग संज्ञा है, पेन अलग संज्ञा है, छूट गया तो क्या हो गया? अलग हो गया। मैं कहूं वृक्ष से पत्ता गिर गया तो क्या हो गया? अलग हो गया।
मोहन छत से गिर गया तो क्या हो गया, अलग हो गया। तो जहां पर एक, जैसे मैं ऐसे कहूं कि छत से पंखा गिर गया तो क्या हो गया बेटा, अलग। तो कौन सा कारक हो रहा है, अपादान कारक। तुम्हारे ऊपर नहीं गिरेगा, मेरे ऊपर गिरेगा ही गिरेगा, तो है ना। तो ये अपादान है। अपादान में आपको रखना है, अपादान में आपको मुख्य बात क्या रखनी है, जब एक अपादान का शाब्दिक अर्थ होता है अलग होना। जब एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से क्या होती है, अलग होती है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, अपादान कारक कहेंगे। अरे बस लिखो एक बार, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, देखो, अपादान का शाब्दिक अर्थ होता है अलग होना। अपादान का शाब्दिक अर्थ होता है अलग होना। अर्थात जब एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से अलग होती है, अर्थात जब एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से अलग होती है तो उसे अपादान कारक कहते हैं। सुन, बंद कर देना इसको, फादर को बंद कर दो। देखिए सारे सबने, अब उदाहरण तो आपको एक बार समझने हैं और उसके बाद ही लिखने हैं। देखो, जैसे मैं कहूं, एक उदाहरण है भाई, उसको देखना। जैसे छात्र अध्यापक से डरते हैं। छात्र अध्यापक से डरते हैं। जैसे मोहन जैसे मोहन बस से बचकर चलता है। बचकर चलता है। जैसे एक उदाहरण है, सोहन सोहन छत से सोहन सोहन छत से गिर गया। सोहन छत से गिर गया। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। अब देखो, आपको याद क्या रखना है, जब एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से क्या होगी, अलग, तो उसे एक बार क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। विभक्ति चिन्ह कौन सा आएगा, से। क्या आएगा बेटा, से। ठीक है। जैसे एक उदाहरण, इसमें मोहन बस से बचकर चलता है तो क्या हो रहा है, दूर। अगर ऐसे जाता कि मोहन बस से अलवर जाता है, तब कौन सा कारक हो जाता, बताओ कौन सा। मोहन बस से अलवर जाता है, कारण कारक होता ना फिर बस उसमें क्या आ रही है, साधन। अब मोहन बस से बचकर चलता है तो क्या हो गया, अपादान। कैसे हो रहा है, अलग हो रहा है। मैं कह दूं सोहन कलम से लिखता है, अब कौन सा कारक हो गया, करण कारक। सोहन से कलम छूट गई, अब कौन सा हो गया, अपादान कारक। कौन सा हो गया, अपादान कारक। ठीक है। जब भी कोई वस्तु एक वस्तु से, एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से अलग होती है तो उसे अपादान कारक कहते हैं। मैं कह दूं सोनम
शेर से डरती है। कौन सा कारक है? अपादान। डर रही है तो क्या हो रही है? अलग। अब मैं कह दूं सोनम शेर पर, सोहन शेर के द्वारा अलवर जाती है। अब कौन सा हुआ? करण कारक, क्योंकि अब शेर क्या बन गया? साधन। क्या बन गया? साधन बन गया। ठीक है। अगर लड़कों से मेरी एक विनती है, कभी भी किसी लड़के की शादी हो जाती है ना, तो उसको शेर नहीं बनना है, क्योंकि शेर तुम बन जाओगे तो तुम्हारे ऊपर क्या बैठेगी? दुर्गा। तो तुम्हारी घरवाली वो दुर्गा रहेगी, और दुर्गा हमेशा शेर के ऊपर क्या रहती है बेटा? सवार रहती है। तो हम आपको शेर नहीं बनना है, ठीक है ना? बिल्कुल नॉर्मल रहना है। तुम शेर बने तो दुर्गा बनी, ठीक है ना? तो जब तुम शेर बन जाओगे वो दुर्गा बन के ऊपर तुम्हारे ऊपर बैठेगी, तो ऐसा काम कभी मत करना, है ना? फिर भजन भी गाओगे, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली है ना? दिक्कत आ जाएगी आपको। आप ऐसे मत करना। उदाहरण उतार लो, उदाहरण उतार लो बेटा। हंसने की बात नहीं, सही बात रहा मैं तुमको। उदाहरण उतार लो, तुमको उदाहरण उतार लो। अच्छा एक भी समझो, एक भी सुनो, देखो सुनो सुनो। ये इसमें से क्या है बेटा? और यहाँ पर भी विभक्ति चिन्ह, यहाँ पर भी विभक्ति चिन्ह, यहाँ पर भी विभक्ति चिन्ह। अब आपसे ऐसे नहीं पूछे, डायरेक्ट ऐसे पूछ ले कि जैसे पहला उदाहरण है कि छात्र अध्यापक से करते हैं, तो आपसे पूछे कि इसमें अपादान क्या है, तो क्या बताओगे? अध्यापक। यहाँ पर अपादान क्या है? अध्यापक। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर, और यहाँ पर उतार लो। हाँ लिखो बेटा, लाइन लिखो, लिखो। देखो अपादान कारक में, अपादान कारक में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अपादान कारक में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता। और फिर चार उदाहरण उतार लो। हाँ भाई हट जाऊंगा मैं, तो इधर हट जाऊँ। उतार लिए? उतार लिए भाई? अब देखो आगे, अपन और आगे चर्चा करते हैं इस पे। तो ये क्या क्या है उसको आप देखो। तुमने इसको यहां तक लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा जो बैच है ना, वैसे एक बात है तो बहुत सिंसियर। ये तो मैंने देख रखा है, सच में बहुत सिंसियर बैच है। मैं तो ये चक्कर में हूं कि हमेशा ऐसा ही बैच मुझे मिलता रहे, बहुत अच्छा रहे। क्योंकि एक तुम्हारी सबसे अच्छी बात है तुम्हारी विनम्रता। तुम्हारा जो विनय है ना, तुम्हारी जो शालीनता है, तुम्हारी जो सहजता है, तुम्हारी जो कर्मठता है, ये बहुत अच्छी है। तुम्हारी जो मेहनत है उसको मैं सैल्यूट करता हूँ दिल से बेटा। देखो आगे, और जो तुम पलक झपकते ही उत्तर देते हो वो और भी बेस्ट है ना? देखो, और तुम्हारा जब सिलेक्शन की घड़ी लगेगी तब बेटा माला कैडम बहुत अच्छा डीजे बजेगा। 1500 में भी खर्च कर दूंगा, मैं करता नहीं, भी कर दूंगा तुम्हारे लिए मैं, है ना? ठीक। अब लिखो, देखो संबंध कारक हेडिंग बना लो। 6 नंबर पर संबंध कारक। तुम्हें एक सबसे अच्छी बात तुम्हें क्या है, तुम्हारी सबसे अच्छी तुम्हारे निराशा की भावना नहीं है। तब आशा उत्साह के साथ क्लास में बैठते हो, पढ़ते हो, ध्यान केंद्रित तुम्हारा मात्र बोर्ड पे रहता है बेटा। आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल द स्टूडेंट्स। देखो बेटा, संबंध कारक किसे कहते हैं इसके बारे में सुन लेना। संबंध कारक पर कहते किसे हैं? देखो, दो कारक दो संज्ञाओं के मध्य में, दो कारक
दो संज्ञाओं के मध्य में संबंध स्थापित करता है उसे अपन संबंध कारक कहते हैं। और इस संबंध कारक में कौन कौन सी विभक्ति चिन्ह आती हैं वो देखो। एक तो आता है इसमें का, एक आती है के, एक की, का के की, इसके अलावा रा, रे, री, इन विभक्ति चिन्हों का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें संबंध कारक में। अब देखो संबंध कारक की परिभाषा लिखो एक बार, लिखो लिखो। जो कारक दो संज्ञाओं के मध्य संबंध स्थापित करता है, जो कारक दो संज्ञाओं के मध्य संबंध स्थापित करता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जो कारक दो संज्ञाओं के मध्य संबंध स्थापित करता है उसे संबंध कारक कहते हैं। लिख ली परिभाषा। अब अगली लाइन से लिखो, एक लाइन छोड़ो उसके बाद लिखो। संबंध कारक में का, के, की, सब में अल्पविराम लगाना। संबंध कारक में का, के, की, का, रे, री, इन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। संबंध कारक में का के बाद में के, का, रे, री, इन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसमें संबंध कारक में। अच्छा, अपदान कारक में क्या आएगी? एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग। और विभक्ति कौन सी आएगी? से। कौन सी आएगी? से। ठीक है। अच्छा, अब इसको देखो, तुमने इसकी परिभाषा लिख ली और ये लिख लिया। इसमें का, के, की, रा, रे, री, इन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये बात लिख ली। अब इसका उदाहरण देखो बेटा। उदाहरण पहले आप मैं लिख देता हूं, उसके बाद में आप लिखना। देखो पहला उदाहरण है, राम का भाई। राम का भाई। एक उदाहरण है, चांदी की थाली। चांदी की थाली। राम का भाई, चांदी की थाली। उदाहरण है, तुम्हारे पिताजी। तुम्हारे राम का भाई, चांदी की थाली, तुम्हारे पिताजी। अब सुनिए, देखो तुमने ये पढ़ा था कि संबंध कारक किसे कहते हैं? जो कारक दो संज्ञाओं के मध्य संबंध स्थापित करता है उसे अपन क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं, है ना। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं यहाँ पे, सोहन के दादाजी। सोहन के दादाजी। अब देखो यहां पर क्या आया? का। यहां पर क्या आई? की। यहां पर क्या आया? के। और यहां पर क्या आया? रा। देखो बेटा, अब राम है वो एक संज्ञा है, भाई भी क्या है? संज्ञा है। इन दोनों को किसने जोड़ा? का ने। दोनों में संबंध दर्शा दिया कि ये इसका क्या है? भाई है। मैं ऐसे कह दूं, अध्यापक के छात्र। एक उदाहरण ले लो। हाँ, अध्यापक के अध्यापक के छात्र। अब सुनो, यहां पर भी क्या आया? के। तो ये भी संज्ञा है और ये भी क्या है? संज्ञा। ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है।
ये भी संज्ञा, ये भी संज्ञा। इन दोनों के मध्य में संबंध शब्द सूत्र क्या है? काने, केने, कीने, राने और केने। तो ये क्या होता है? संबंध कारक। दोबारा सुन लो, तो दो के मध्य में संबंध शब्द करेगा संबंध कारक होता है। आपको ध्यान रखना है इसमें का, के, की, रा, रे, री, इन विभक्ति चिन्हों को क्या किया जाता है? प्रयोग। उसे अपने कहते हैं संबंध कारक। चलो चलो आराम कर लीजिए, कर ली चलिए। अब वैसे पेन चले वो, क्या बात, ये ऐसे ही करते थे। हेलो बेटो, कर ली भैया, पीछे वाले भाई हो, कर लिया? चलिए आरू जाओ जल्दी। जाना कहीं नहीं है बस। देखो अब 7 नंबर पर है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अब सुनो, ये जो अधिकरण है, इस अधिकरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आधार। क्या होता है? आधार। अधिकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आधार। बोलो, अधिकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आधार। अर्थात क्रिया के घटित होने का जो आधार होता है उसे अपन क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। दोबारा बोलो, अधिकरण का शाब्दिक आधार, अधिकरण का शाब्दिक अर्थ आधार। अर्थात क्रिया के घटित होने का जो आधार होता है उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक में पर, के ऊपर, के बाहर, इन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। देखो मैं यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख देता हूं अच्छे से, उसके बाद तुम इसको लिख लेना। ठीक है जी? हाँ, एक बार मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं, फिर उसके बाद तुम इसको लिख लेना। देखो, अधिकरण का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, होता है आधार। क्या होता है? आधार। ठीक है, अर्थात अब लिखो, लिखो, अधिकरण का शाब्दिक अर्थ होता है आधार। अधिकरण का शाब्दिक अर्थ होता है आधार, अर्थात क्रिया के, अधिकरण का शाब्दिक होता है आधार अर्थात क्रिया के घटित होने का, अर्थात क्रिया के घटित होने का जो आधार होता है, अर्थात क्रिया के घटित होने का जो आधार होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। से अधिकरण कारक कहते हैं। से अधिकरण कारक कहते हैं। लिख लिया? अगली लाइन से क्या लिखना है? एक लाइन छोड़ करके, अधिकरण कारक में, अधिकरण कारक में, अधिकरण कारक में, कारक में विभक्ति, में विभक्ति चिन्ह के अलावा, में विभक्ति चिन्ह के अलावा, देखो अधिकरण कारक में विभक्ति चिन्ह के अलावा, के साथ, के सॉरी, अधिकरण कारक में विभक्ति चिन्ह के अलावा
पर, के ऊपर, के ऊपर, के बाहर, पर, के ऊपर, के बाहर इन विभक्ति चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। इन विभक्ति चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। में, पर, के ऊपर, के बाहर इन विभक्ति चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। अब सुनो, देखो, अधिकरण कारक की जो में विभक्ति है ना, वो तो इसकी मूल विभक्ति है ही है। इसके अलावा क्या आएगा इसमें? पर, के ऊपर, के बाहर इन विभक्ति चिन्हों का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कह दूं कि राम, राम वन में रहता है, वन में रहता है, राम वन में रहता है। अगर देखो, सोहन छत पर बैठा है, सोहन छत पर बैठा है। अच्छा, विद्यालय के बाहर, विद्यालय के अंदर, के अंदर छात्र खड़े हैं, छात्र खड़े हैं। ठीक है। अब देखो, तुमने ये लिखी परिभाषा कि अधिकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आधार। क्रिया के घटित होने का जो आधार होता है उसे क्या कहते हैं? अधिकरण। मैं ऐसे कह दूं कि मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तक रखी है, तो एक उदाहरण लेते हैं। मेज पर, मेज पर पुस्तक रखी है, रखी है। अब देखो, मेज पर पुस्तक रखी है। अब इसको सुनो, ये रहता है, रहता, ये इसमें क्या है? क्रिया है। में क्या है इसमें? और राम क्या है? अर्थ। वेरी गुड। तो अब इसमें आधार क्या है? वन। वन क्या होगा इसमें? आधार। क्योंकि क्रिया कहां पर घटित हो रही है? राम कहां रहता है? क्रिया का घटित होने का जो आधार होता है उसे क्या कहते हैं? अधिकरण। तो वन इसमें क्या हो जाएगा? अधिकरण। अच्छा, तो वन छत पर बैठा है, बैठना क्या है इसमें? क्रिया। और पर क्या है इसमें? विभक्ति चिन्ह है। छत क्या होगा फिर इसमें? आधार, वो तो अधिकरण। और सोवन क्या हो गया? और इसमें तीसरे उदाहरण में आधार क्या है? तीसरे उदाहरण में आधार क्या है? दिमाग लगाओ ढंग से। तो तुम्हारे मन में उत्तर तो है, लेकिन बोले कौन सा पहले भी सक्रिय है? वेरी गुड। अब बात तो आई, दोबारा बोलना। अरे सुनो भाई, के अंदर तो इसमें, के अंदर तो क्या है इसमें? विभक्ति चिन्ह है। अब क्रिया कहां पर घटित हो रही है? विद्यालय में। कहां पर हो रही है? और इस वाले में अधिकरण क्या होगा? ना लास्ट वाले में मेज। क्रिया कहां पर घटित हो रही है? रखने की क्रिया कहां पर हो रही है? मेज क्या हो जाएगा? अधिकरण, यानी कि आधार। जहां पर क्रिया घटित हो रही है, अध्यापक कक्षा में खड़ा है, बताओ इसमें अधिकरण क्या है? कक्षा। क्रिया कहां पर घटित हो रही है? ठीक है। भाई एक बात मत करे अभी। आठवां की एक लाइन लिखानी, बस एक उदाहरण देना है। आठों कारक समाप्त हो जाएंगे पूरे आज ही। सात हो गए ना? एक दो लाइन लिखनी है, एक उदाहरण लिखना है बस। ठीक है, दो लाइन लिखनी है, एक उदाहरण लिखना है। फिर कल से नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना फिर। प्रश्न, हाँ जरूर। प्रश्न तो अपन इसमें पीपीटी के माध्यम से करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, फिर आप घर पे देख लेना अपने, मैं कर लूंगा, तुम क्या करो करके। अपने घर पे देखना आराम से फिर फोन में।
देखो एक लास्ट देखो 8 नंबर पर संबोधन कारक। संबोधन कारक। अच्छा इसकी विशेषता क्या है भाई, सुन लो एक बार। इसमें संबोधन जब कारक का प्रश्न आएगा तो इसमें ये चिन्ह आएगा, खड़ी पाई के नीचे अनुस्वार। खड़ी पाई के नीचे क्या आएगा बेटा, अनुस्वार। अगर वो संबोधन का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो खड़ी पाई के नीचे क्या आएगा, अनुस्वार। ऐसा वाक्य हो इसमें संबोधन कारक है ना। परिभाषा लिखो, जिसके द्वारा संबोधित किया जाता है, जिसके द्वारा संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। के द्वारा संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। लिख ली तेरे बात। अगले लाइन से लिखो, संबोधन कारक में भय, आश्चर्य, शोक, हर्ष आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है। आश्चर्य, शोक, हर्ष आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है इसमें संबोधन कारक में। हाँ, आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है इसमें संबोधन कारक में। इसमें होती है बेटा संबोधन कारक में। आप उदाहरण देखिए, जैसे पहला उदाहरण है, अरे तू पास हो गया। पास हो गया, अरे तू पास हो गया। जैसे देखो, वहां कितना सुंदर दृश्य है। वहां कितना सुंदर दृश्य है। अब देखो, आपको जो दिमाग में जरूरत नहीं है, यहां पर क्या रहा है, इसमें बोधक चिन्ह आ रहा है ना, तो बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो ऑटोमेटिक समझ जाना कि इसमें कारक कौन सा है, संबोधन कारक है। अब देखो यहां पर क्या है, ये कोई लड़का मतलब कमजोर है पढ़ने में, वो पास हो गया, तो क्या हो रहा है, आश्चर्य। जब आप शुरू में यहाँ पर आए होगे क्लास के अंदर, तो ओ क्या क्लासरूम है, हु वाज द डिजिटल बोर्ड, कितना अच्छा बोर्ड है, कितने अच्छे टीचर तो मतलब है नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। तो जहां पर क्या हो, भय हो, आश्चर्य हो, शोक हो, हर्ष हो आदि के भावों पर संबोधन कारक होता है। और ये वाला इसमें क्या आता है, चिन्ह। ठीक है, सबको नमस्ते ना।